हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं भरण पोषण के प्रावधान के बारे में, यानी जो आपको मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। सीआरपीसी में पहले कहाँ था, 125 में था, अब कहाँ आ चुका है, सेक्शन 144 से स्टार्टिंग है और 147 तक में बताया गया है। अब ये चैप्टर 10 हो गया है। अब यहाँ पर आज के सेशन में जो हम बेसिकली देखने वाले हैं कि मेंटेनेंस क्या है, कब दिया जा सकता है और कब नहीं दिया जाएगा। विथ केस लॉ के माध्यम से हम पूरा देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, संविधान क्या कहता है कि सभी बराबर हैं, एक समान है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है भरण पोषण के बारे में। भरण पोषण भी अधिकतर जो मामले आते हैं वो कौन मांगता है, जो वाइफ होती है वो हस्बैंड से मांगती है। हस्बैंड अगर वाइफ से मांगे, ऐसा मामला बहुत ही कम आते हैं। यहाँ पे एक दो मामले हैं भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मामले क्या होते हैं, जो महिलाओं के लिए ही यहाँ पे भरण पोषण का मामला आता है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि जो आपका सेक्शन 125 से स्टार्ट होता था, 129(8) तक में प्रोविज़न था, उसको कहाँ कर दिया गया है, धारा 144 से धारा 147 तक में। अब जो हमारा अगला चीज़ आता है वो है आपका भरण पोषण है क्या, क्या चीज़ कहलाती है भरण पोषण यानी मेंटेनेंस। तो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ है अपना भरण पोषण करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आश्रित है, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उपेक्षा या इनकार कर रहा है कि मैं तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूँगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो आश्रित था, जिसके ऊपर डिपेंडेंट था, उससे क्या कर सकता है, भरण पोषण मांगने का हक उसको मिल जाता है। ये हो गया मेंटेनेंस। अभी कौन कौन मांग सकता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक अंतरिम भरण पोषण। अब जब आप क्या करते हो भरण पोषण के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए, जब एप्लीकेशन फाइल करते हो तो एप्लीकेशन डिसाइड होने में ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन आज फाइल किया कल ये डिसाइड हो गया, इसमें सालों लग जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये टाइम लगता है तो जिस दिन आवेदन फाइल किए हो उसी के साथ एक आप अंतरिम भरण पोषण का भी आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर जो कार्यवाही लंबित रहने के दौरान यानी जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक क्या किया जा सकता है, अंतरिम भरण पोषण दिलाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। ये हो गई। अब तीसरा आता है पत्नी के अंतर्गत कौन कौन आता है। पत्नी तो एक आप जानते हो कि पत्नी है, ठीक है ना, उसके साथ रह रही है, वो पत्नी कहलाएगी। अब एक और चीज़ इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे ए है हस्बैंड और जो बी है, ठीक है, बी कौन है, वाइफ है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है यानी तलाक हो जाता है। अब यहाँ पे जब तलाक हुआ तब भी ये क्या कहलाएगी, एक ही पत्नी कहलाएगी बी। कब तक, जब तक कि बी जो है किसी अन्य पुरुष से विवाह ना कर ले, ये क्या कहलाएगी, तब तक ये एक ही पत्नी कहलाएगी और ए से मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर उनका डाइवोर्स हो चुका है फिर भी यहाँ पे मांगा जा सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये धारा तो कहती है कि 144 में मेंटेनेंस के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी अगर यहाँ पे देखा जाए जो हमारे पर्सनल लॉ बने हुए हैं, पर्सनल लॉ जैसे हिंदू विवाह अधिनियम बना हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 24 में कहा गया है कि वहाँ से भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है। एक और एक्ट आता है दूसरा, आपका कहता है घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम के धारा 23, यहाँ पर मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। उसके बाद एक और आता है एक्ट जो आपका हिंदू दत्तक एवं विवाह अधिनियम है, हिंदू दत्तक ग्रहण और विवाह अधिनियम, जहाँ पे धारा 18 कहती है कि आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। वहीं एक और स्पेशल एक्ट आता है जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है यानी कि विशेष विवाह अधिनियम, उसकी धारा 36 यानी 36 में क्या बताया गया है कि आप वहाँ से भी मेंटेनेंस मांग सकते हो। यानी इसके अलावा जो आपका धारा 144 है, इसके अलावा 4 प्रोविजंस आपको और देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने एक नोट नहीं किया तो एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला कौन सा है, धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम।
दूसरा है आपका धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम, तीसरा है आपका धारा 18 हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, और चौथा है आपका धारा 36 विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट। ये हो गई। अब जब धारा 144 की ओर बढ़ते हैं तो धारा 144 क्या कहती है कि पत्नी, संतान और माता पिता तीन लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। कि कौन कौन? पहला तो आता है आपका वाइफ, दूसरा आता है आपके बच्चे, यानी कि चाहे आपके बच्चे धर्मज हो या अधर्मज, यानी लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट। अब ये क्या होता है इसको आगे देखने वाले। उसके बाद आता है माता पिता। माता पिता क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों से क्या मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब बच्चों से मांग सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो अगर पुरुष है, ठीक है ना, उसका लड़का है तो लड़के से भी मांगा जा सकता है। अगर माता पिता क्या कर रहे हैं, उसकी कोई लड़की है, पुत्री है, तो वहाँ से भी मेंटेनेंस दिया जा सकता है। तो ये हो गया। पहला क्लॉज कहता है कि यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है कि जो अगर उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो उसका मेंटेनेंस कर सकता है, यानी कि उसका भरण पोषण कर सकता है, खाना पीना दे सकता है, उसकी दवाई के खर्चा हो सकता है, ठीक है, कपड़े हो गई, ज़रूरत होगी, जो ज़रूरत की सामान है उसको क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता है। और साथ ही साथ अगर कुछ पैसे हैं तो पैसे के माध्यम से भी उसका मदद किया जा सकता है। अब यहाँ पे कहता है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 भाग ये बता दिया। पहला कहता है कि आपका जो पत्नी है, आपकी जो पत्नी है वो क्या कर सकती है, वो आपसे भरण पोषण मांग सकती है। दूसरा कहता है अवयस्क, यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी 18 वर्ष से कम आयु के हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अवयस्क संतान भी भरण पोषण मांग सकते हैं, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज। धर्मज का मतलब होता है कि आपकी जैसे ए की बी से शादी हुई और इन दोनों का एक बच्चा हुआ तो क्या कहलाएगा, धर्मज कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर ए की बी से शादी है लेकिन ए क्या करता है, किसी और के साथ सी नाम की एक लड़की है, उससे फिजिकल रिलेशन बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, वहाँ से अगर एक बच्चा और होता है तो वो क्या कहलाता है, अधर्मज होता है। तो यहाँ पर चाहे धर्मज बच्चा हो या अधर्मज हो संतान हो, अगर अवयस्क हैं वो क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तीसरा आता है आपका, कहता है वयस्क धर्मज या अधर्मज संतान। अब यहाँ पे अभी हमने देखा बी नंबर पॉइंट में, वहाँ क्या बताया गया था कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की धर्मज या अधर्मज संतान है। वहीं अगर सी की बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है वयस्क धर्मज या अधर्मज संतान। लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के तो हैं, लेकिन कैसे हैं, हो सकता है वो मानसिक रूप से असमर्थ हों स्वयं का भरण पोषण करने में, या शारीरिक रूप से असमर्थ हों, वो ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, इस टाइप के अगर उनको कोई डिसेबिलिटी है तो क्या किया जाएगा, इनको मेंटेनेंस दिया जाएगा। अपने फादर से मांग सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं ये। उसके बाद आता है माता पिता। माता पिता अपने बच्चों से मांग सकते हैं, चाहे लड़का हो या उनकी चाहे पुत्री हो, उन दोनों से क्या किया जा सकता है, मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए जो उसकी अगर पुत्री है, अगर पुत्री के पास पर्याप्त साधन हैं तभी यहाँ पे उसे मेंटेनेंस लिया जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति क्या करता है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, किसको इनकार करता है, अपने कहता है अपनी पत्नी को नहीं देगा, ठीक है, भरण पोषण मांग रही है, अब उसके बच्चे हैं वो उसको कहता है नहीं देना है। अगर इस टाइप का अगर इनकार करता है तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, पत्नी के द्वारा, अवयस्क संतान के द्वारा या धर्मज अधर्मज संतान के द्वारा, माता पिता के द्वारा एक आवेदन लगाया जाएगा। कहाँ पे आवेदन लगाया जाएगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ क्या लगती है, ये लगेगी आपका आवेदन। अब यहाँ पे जब ऐसा आवेदन लगता है तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, यहाँ पे जांच करेगा और ये देखेगा कि क्या वाकई में यहाँ पे उसके द्वारा उपेक्षा की, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे उपेक्षा किया जा रहा है या फिर इनकार किया जा रहा है। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मासिक भत्ता एक संदाय करने का आदेश दे सकते हैं कि यानी कि हर महीने आपको इतने रुपए देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा। अगर मान लीजिए माता पिता ने लगाया, ठीक है, माता पिता ने लगाया, एप्लीकेशन लगाया कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए अपने बच्चों से,
तो यहाँ पे मेंटेनेंस कितना दिलाया जाएगा, या फिर अगर पत्नी लगाती है मेंटेनेंस का आवेदन, भरण पोषण का आवेदन, तो उसको कितना दिलाया जाएगा। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न यहाँ पे नहीं है कि एक बिल्कुल फिक्स कर दिया हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यायालय जो है यानी मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, जाँच करेगा कि उसकी जो परिस्थिति है जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उसकी परिस्थिति कैसी है, कितना कमाता है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कितनी, प्रॉपर्टी से अदर इनकम कितनी आती है, ये सारी चीज़ें अगर साबित हो जाती है तो उसके बिहाफ पे क्या किया जाता है, एक मासिक भत्ता संदाय करने का आदेश दिया जाता है कि कितना देना है। आगे बात समझ में इतना। अब यहाँ पे एक प्रोविजो आता है, पहला प्रोविजो क्या कहता है कि खंड खा में निर्दिष्ट पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह तब तक जब तक भत्ता दे जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती। अगर मान लीजिए ए है और बी, ठीक है, अब ए बी का विवाह हुआ था, उसके बाद अब बी इन दोनों से एक पुत्री होती है यानी एक लड़की होती है, उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, ये अलग रहने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर जो उसकी पुत्री, जो उसकी लड़की हुई थी, अगर उसको मेंटेनेंस चाहिए तो यहाँ पे इसके बिहाफ पे मेंटेनेंस का आवेदन लगाया जा सकता है। और न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि आप तब तक के लिए भरण पोषण देंगे जब तक के लिए आपकी लड़की 18 वर्ष से ऊपर की नहीं हो जाती, यानी कि वयस्क नहीं हो जाती है। आई बात समझ में। तो यानी कि अगर पुत्री की बात की जा रही है तो पुत्री को कब तक दिया जा सकता है मेंटेनेंस, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती। और वहाँ पे एक चीज़ और कि अगर वयस्क हो गई है, ठीक है, और उसके बाद जो उसकी लड़की थी, उसकी पुत्री थी, अगर मानसिक रूप से असमर्थ है या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो फिर वहाँ पे मेंटेनेंस आगे भी दिया जा सकता है, इसका आदेश दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब यहाँ पे एक टर्म हमने पढ़ा था अंतरिम आवेदन के लिए, यानी अंतरिम भरण पोषण के लिए क्या किया जाना, एक आवेदन दिया जाना। तो जो अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन दिया जाएगा, इसका प्रोविजो देखिए, ये कहता है कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण पोषण का निर्देश। अब यहाँ पर जब अंतरिम भरण पोषण चाहिए, अगर किसी व्यक्ति, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक मेंटेनेंस का आवेदन लगा दिया कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। जब मेंटेनेंस चाहिए तो यहाँ पे आदेश तो काफ़ी दिनों बाद होगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, तो ये केस चलता रहेगा। तो क्या तब तक के लिए अगर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूँगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मैं एक अंतरिम भरण पोषण के लिए एक आवेदन लगाऊंगा। आवेदन लगाने के यानी जिस तारीख को आवेदन लगाया गया है और उस आवेदन की सूचना की तामील दूसरे पक्षकार को हो गई है, तो जिस दिन तामील होती है, यानी कि ए ने क्या किया, बी के खिलाफ एक आवेदन लगाया अंतरिम भरण पोषण का। तो जब ये आवेदन लगाता है और उस आवेदन की सूचना जब बी को प्राप्त हो जाती है, तो जिस दिन प्राप्त होती है उसके 60 दिन के अंदर उस अंतरिम भरण पोषण का आवेदन का निपटारा किया जाएगा। यहाँ पे एक टाइम लिमिट बांध दिया है कि 60 दिन के अंदर ये अंतरिम भरण पोषण का आवेदन निपटाना ही होगा। इसको पूरा यहाँ पे जो भी है, अगर अंतरिम भरण पोषण देना है तो यहाँ पे इसको आदेश किया जाएगा, अगर नहीं देना है तो यहाँ पे उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ये चीज़ आ गई आपकी अंतरिम भरण पोषण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन कितने दिनों के अंदर निपटाया जाएगा, तो आपको क्या लगाना है, 60 दिन के अंदर। कितने दिन, 60 दिन के अंदर लगाना है। वही अब एक स्पष्टीकरण आता है, स्पष्टीकरण कहता है कि पत्नी के अंतर्गत कौन सी महिला आती है, तो पत्नी के अंतर्गत ऐसी महिला भी आती है। यहाँ पे क्या लिखे, ऐसी महिला भी आती है। नॉर्मली तो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो तो लगता है कि हाँ हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन अगर मान लीजिए जिसका विवाह विच्छेद हो गया है, जिसने डाइवोर्स ले लिया है, और जिसने डाइवोर्स लिया है उसने क्या किया, पुनर्विवाह नहीं किया, यानी जिस स्त्री ने डाइवोर्स तो ले लिया लेकिन उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तब तक के लिए, जब तक पुनर्विवाह नहीं करती तब तक वो पत्नी ही मानी जाएगी उस व्यक्ति की। हालांकि यहाँ पे अगर डाइवोर्स हो जाता है तो उसका हस्बैंड जो था वो दूसरी शादी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस दिया जाएगा। अगर उसने पुनर्विवाह नहीं किया, उस स्त्री पुनर्विवाह नहीं किया है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस दिया जाएगा, उसका आदेश किया जाएगा, और ये क्या है, पत्नी के अंतर्गत शामिल है। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया।
अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर वो आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करिए आपको जो भी डाउट हो। पीडीएफ के बारे में अगर कोई बात करनी है तो पीडीएफ के बारे में भी वहाँ यहाँ आके बात कर सकते हो। उसके बाद आता है अंतरिम भरण पोषण। अब देखिए दूसरा क्लॉज, इसका पहला क्लॉज तो हमने देख लिया कि जो मेंटेनेंस है कौन मांग सकता है, कब मांगा जा सकता है, जब उपेक्षा या इनकार किया जाए। अंतरिम भरण पोषण के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे कहता है कि आदेश की तारीख से, आवेदन की तारीख से, यानी कि जैसा भी न्यायालय निर्देश करे, जो अंतरिम भरण पोषण का अगर आदेश हो चुका है, कि अगर जो कहता है न्यायालय ने आदेश किया कि जो हस्बैंड है अपने वाइफ को क्या करेगा, हर महीने अंतरिम भरण पोषण के रूप में 1000 रुपये देगा। अगर ऐसा आदेश हो गया तो ये आदेश कब से लागू होगा, जब ये आवेदन किया गया था उस तारीख से या आदेश की तारीख से। तो यहाँ पे न्यायालय बताएगा कि कब से देना है, आवेदन की तारीख से देना है या फिर आदेश की तारीख से देना है, उस निर्णय में लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब केस लॉ की बात आते हैं। केस लॉ का भंडार, इसमें बहुत सारे केस लॉ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ केस लॉ मैं यहाँ पे लेके आया हुआ। पहला केस है आपको भगवान दत्त बनाम कमला देवी, 1975 का मामला था। कब का? 1975 का मामला है। इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए पति जो है, अगर कहता है कि पत्नी के पास पर्याप्त साधन है, वो खुद का मेंटेनेंस कर सकती है, तो यहाँ पे पूर्णतः दायित्वाधीन नहीं होगा पति, यानी कि पूर्ण रूप से उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाए। कुछ हाँ यहाँ पे आदेश हो सकता है कि कुछ दिया जाए मेंटेनेंस, लेकिन अगर यहाँ पे पत्नी पूर्णतः क्या है अपने मेंटेन कर सकती है, कहीं जॉब करती है, प्रॉपर उसको अर्निंग हो रही है, तो यहाँ पे पति को ये साबित करना होगा। उसके बाद ही यहाँ पे जो पति है दायित्वाधीन नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे साबित नहीं कर पाता तो ये पति क्या हो, दायित्वाधीन रहेगा, हस्बैंड जो है कि उसको मेंटेनेंस देगा। ये केस था। उसके बाद एक केस आया था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985। ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक मुस्लिम महिला के द्वारा क्या किया गया था, आवेदन किया गया था। मुस्लिम महिला के द्वारा जब आवेदन किया गया था तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा तो यहाँ पे 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इसको मामले को सुना। जब मामले को सुना तो इसमें मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, श्री वाई चंद्रचूड़ जी थे। कौन था? वाई चंद्रचूड़। इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, इस पूर्ण पीठ की गठन हुआ और इसने उस आवेदन का निराकरण किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें कहा गया इस केस के माध्यम से कि तलाकशुदा पत्नी द्वारा इस धारा में आवेदन, चाहे वो स्त्री किसी भी धर्म की हो, किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हस्बैंड ने क्या किया है, वाइफ को क्या कर दिया, डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। अब ये मामला किसका था? मुस्लिम का था, हिंदू का था नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया, मुस्लिम ने क्या किया है, इस 125 के तहत मामला फाइल किया था। पहले सीआरपीसी लागू थी तो वहाँ पे 125 के तहत मामला फाइल कर दिया। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि ये मुस्लिम है, यहाँ पे फाइल नहीं किया जा सकता इस धारा के तहत, ऐसा बचाव लिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी धारा 125 है, अब जो धारा 144 हो चुकी है, ये धारा कैसी है, ये धर्मनिरपेक्ष है। ये किसी भी पर्टिकुलर किसी धर्म के बारे में नहीं कहती। अगर किसी भी धर्म का हो, अगर वो चाहे तो इस धारा के तहत आवेदन लगा सकता है मेंटेनेंस के लिए। तो सेक्शन 125 जो थी सीआरपीसी, जो अब 144 हो चुकी है, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है धर्मनिरपेक्ष। अभी समझ में, ये हो गया आपका। उसके बाद जो हमारे एक और इम्पोर्टेंट केस आता है विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराम राजाराम सवाई। ये 1987 का मामला था। अब यहाँ पे इसमें माता पिता द्वारा क्या किया गया था, भरण पोषण के लिए आवेदन किया गया था। और जो माता पिता थे वो किससे मांगना चाहते थे भरण पोषण? एक उनकी विवाहित पुत्री थी, उनसे मांगना चाहते थे। अब चूंकि यहाँ पे जो पुत्री है तो उनके साथ तो रहती नहीं है, बाहर रहती है, विवाह हो चुका है तो अपने ससुराल में रहेगी। तो वहाँ पे कहा गया कि आप उससे ऐसा बचाव लिया गया कि उसके द्वारा यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता।
तो इस केस के माध्यम से क्या बोला गया है कि विवाहित पुत्री के पास यदि मान लीजिए पर्याप्त साधन है कि वो मेंटेनेंस दे सकती है, भरण पोषण दे सकती है, तो न्यायालय आदेश करेगा कि अपने माता पिता को भरण पोषण दे और उसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही क्या करेगा, अपने माता पिता का मेंटेनेंस देगा, भरण पोषण देने का यहाँ पे उसका अधिकार। यहाँ पे क्या है, दायित्व किसका होगा, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, इन दोनों से क्या किया जा सकता है, मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। ये तो बात हो गई आपके डाइवोर्स की भी हो गई और विवाहित पुत्री के बारे में भी हो गई। अब एक टर्म आती है लिव इन रिलेशनशिप, जो आज में बहुत चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लिव इन में रहते हैं, एक साथ रहते हैं बिना शादी किए हुए, बिल्कुल शादी की तरह ही है लेकिन शादी इनमें नहीं होती है, ये लिव इन में रहते हैं। तो क्या ये अगर बी जो है अपने हस्बैंड से यहाँ पे मेंटेनेंस मांगा जा सकता है क्या उसके द्वारा? तो इसी केस के माध्यम से कहा गया, चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह 2010 का मामला था। इसमें कहा गया कि अगर लिव इन में भी रहते हो तो भी वहाँ पे मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। उसके बाद आता है ललित टोप्पो बनाम राज्य 2018 का मामला आ रहता है। इसमें लिव इन में रहने वाली महिला का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में भी दावा किया। अगर मान लीजिए जो लिव इन में रहती है महिला, अगर वो इस धारा के तहत यानी धारा 144 के तहत अगर मामला फाइल नहीं करना चाहती तो और किसी अधिनियम में जा सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। आपका घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 एक एक्ट बना हुआ है, उसके तहत भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मेंटेनेंस का दावा किया जा सकता है। ये ललित टोप्पो बनाम राज्य 2018 के मामले में कहा गया था। अब बात आती है सेकंड वाइफ की, दूसरी पत्नी, यानी कि एक जैसे ए है, इसकी दो वाइफ हैं, एक बी और एक सी। अब यहाँ पे क्या होता है, बी तो पहले से ए से शादीशुदा थी, ठीक है। ए जो है, ए ने किससे शादी किया? बी से। अब उसके बाद कुछ दिन बाद क्या करता है, कुछ सालों बाद ए जो है सी से भी विवाह कर लेता है। अब चूंकि यहाँ पे सी जो है दूसरी पत्नी हो गई, तो क्या ये मेंटेनेंस मांग सकती है क्या ए से? तो उसी केस के बारे में कहा गया था। यहाँ पे कहा गया कि अगर मान लीजिए जो दूसरी वाइफ है सी है, अगर इसको पहले से पता था कि इसकी ए की शादी ए बी से हो चुकी है और इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, और फिर भी ये जानते हुए अगर सी विवाह करते हैं, तो यहाँ पर सी जो है भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। ये बादशाह बनाम उर्मिला वाजपेयी 2014 का मामला था, जिसमें कहा गया था कि दूसरी पत्नी, अगर उसे यह पता है, यह जानते हुए कि उसका पति पहले से शादीशुदा था और उनका विवाह विच्छेद नहीं हुआ था, तो फिर वो विवाह करने के बाद भी भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है, यानी कि मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता उसको, ऐसा कहा गया। अगर चूंकि यहाँ पे अगर दूसरी पत्नी ये बोल देती है कि मुझे नहीं पता था कि उसकी ए की शादी पहले भी हो चुकी है, ए ने मुझे कुछ नहीं बताया, तब यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट केस आता है रजनीश बनाम नेहा, भरण पोषण की राशि आवेदन की तारीख से संदाय। अब यहाँ पे कहता है कि अगर मेंटेनेंस दिया जाएगा तो कब से दिया जाएगा, जब आदेश किया जाएगा तब से, या फिर जब जिस दिन आवेदन लगाया गया उस दिन से। तो यहाँ पे कहता है कि भरण पोषण की राशि का आवेदन की तारीख से संदाय होगा, जब से आवेदन लगाया गया तब से संदाय किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मामला आता है हमारा, वो है आपका कीर्तिकांत। अब इसमें बहुत सारे केस लॉ आपको देखने को मिलेंगे, और केस लॉ तो मैं लेके नहीं आया हूँ, बहुत सारे इसमें केस लॉ आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा केस लॉ आता है कीर्तिकांत डी बडोरिया बनाम गुजरात राज्य, ये 1996 का मामला है। अब इसमें क्या कहा गया कि क्या एक सौतेली माता पिता तो मांग सकते हैं भरण पोषण, क्या सौतेली माँ भी अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकती है कि नहीं? तो उसी के बारे में इस केस में कहा गया था कि अगर वो सौतेली माँ है और वह निसंतान है, अगर उसके बच्चे नहीं हैं, और यहाँ पे अगर वो विधवा हो चुकी है, साथ ही साथ अगर ये उसके निसंतान है और विधवा हो चुकी है, उसका पति जीवित नहीं है, तो यहाँ पे वो मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन यदि मान लीजिए इसके पति जीवित हैं, हो सकता है जो सौतेली माँ है
उसकी पति जो है वो जीवित है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो उसका हस्बैंड है वो भरण पोषण करने के लिए असमर्थ है। तो फिर वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे क्या किया जा सकता है, सौतेली माँ जो है उनसे क्या कर सकती है, भरण पोषण का दावा कर सकती है। तो इसमें दो कंडीशन बताइए, पहला कि अगर वो निसंतान है और साथ ही साथ विधवा है तब तो मांग सकती है, लेकिन दूसरा कहता है कि अगर उसका पति जीवित है और वह असमर्थ है उसके बाद मांग सकती है। अगर वह असमर्थ नहीं है, बॉडली बिल्कुल फिट है, तो फिर वहाँ पे हस्बैंड उसका क्या कर सकता है, मेंटेनेंस देगा, फिर बच्चों से नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद आता है ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी 1992 का मामला। इसमें क्या कहा गया कि पति यदि स्थायी रूप से अक्षम, अभी ये किसके बारे में है, ये हस्बैंड के बारे में। अभी तक आपने जितने भी केस लोग पढ़े उसमें क्या किया जा सकता, सिर्फ एक वोमेन के द्वारा ही मेंटेनेंस मांगा जा रहा था। अब क्या है, हस्बैंड के द्वारा ये मेंटेनेंस की बात करता है कि हस्बैंड क्या मेंटेनेंस मांग सकता है क्या, बिल्कुल मांग सकता है। कब मांग सकता है, जब यहाँ पे जो हस्बैंड है वो बिल्कुल स्थायी रूप से अक्षम हो जाए। अक्षम का मतलब वो बिल्कुल काम ना कर पाए, हो सकता है मेंटली अनफिट हो या फिर आपका फिजिकली अनफिट हो, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किसी भी तरह से, और उसके पास आय के स्वतंत्र साधन नहीं है, किसके पास, हस्बैंड के पास। तो फिर वो अपनी पत्नी से भरण पोषण का दावा कर सकता है। अगर उसकी पत्नी सक्षम है ये सब करने के लिए तो फिर उससे भरण पोषण मांगा जा सकता है और वो देने से इनकार नहीं कर सकती है। आगे आवाज समझ में, ये दो क्लोज आपको समझ में आए कि नहीं आए धारा 144 के। अब तीसरा सेक्शन अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है पूरे केस लो ढूंढने में। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्लोज क्या कहता है कि आदेश का अनुपालन ना करने पर वसूली वारंट या वारंट के निष्पादन में 1 महीने तक का दंड दे। अब यहाँ पे देखिए, अब जब आदेश दे दिया गया है कि भरण पोषण दिया जाए, ए जो है ए को कोर्ट ने आदेश दिया कि अपनी पत्नी बी को क्या करो, मेंटेनेंस दो। अब यहाँ पे ए जो है बच रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, मेंटेन भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करेगी, जो बी है एक वसूली वारंट के लिए आवेदन लगाएगी कि उससे वसूल किया जाए। तो जब यह वसूली वारंट के लिए आवेदन दिया जाएगा तो फिर न्यायालय से आदेश होगा कि उसके खिलाफ ए के खिलाफ वसूली वारंट जारी हो। साथ ही साथ अगर जितने महीने के लिए नहीं दिया है, प्रत्येक महीने का 1 माह के लिए, ठीक है, 1 माह तक के लिए क्या किया जाएगा, उसको दंड दे दिया जाएगा, जेल में डाला जा सकता है। लेकिन अगर जिस दिन जेल में डाला जा रहा है अगर उसके पहले ही अगर दे देता है मेंटेनेंस भरण पोषण जितनी राशि है या फिर उस राशि का कुछ भी हिस्सा अगर दे देता है तो न्यायालय अगर विचार करने के बाद उसकी जो वारंट जारी किया गया था जेल में जाने के लिए उसको रद्द कर देगा और उसके बाद अगली डेट लगाएगा ताकि मेंटेनेंस आगे दिया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोविजो भी कहता है कि आप वसूली वारंट के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज 22 तारीख हो गई, ठीक है, 22/10/2024, आज के दिन क्या हो रहा था, आपको मेंटेनेंस ड्यू हो रहा था और आपने क्या किया, आवेदन कब कर रहे हो वसूली वारंट के लिए, 22/10 से लेकर 1 वर्ष के बाद, तो फिर यहाँ पे आपको वसूली वारंट निष्पादन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि वसूली वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि रकम उद्ग्रहण देय तारीख के 1 वर्ष के अंदर अब यहाँ पे आवेदन ना किया गया हो। तो आपको जैसे मान लीजिए 22 तारीख को मेंटेनेंस मिलना था, लेकिन आपने क्या किया, कोई आवेदन नहीं किया, और कब तक आवेदन करना था आपको 21/10/2025 के पहले तक आवेदन आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद अगर आवेदन करते हो तो फिर वो आपका खारिज कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई? तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आप जिस तारीख को ड्यू हो रही है उसके 1 वर्ष के भीतर आपको वसूली वारंट के लिए आवेदन लगाना होगा। स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है, यदि पति ने अन्य महिला से विवाह कर लिया, हस्बैंड जो है वो अन्य महिला से विवाह कर लेता है या फिर वह रखेल रख लेता है यानी मिस्ट्रेस रख लेता है, तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार किया जा सकता है और ये इसका न्याय संगत आधार माना जाएगा और यहाँ पर उसको मेंटेनेंस देने के लिए आदेश किया जा सकता है। अगर मान लीजिए महिला है बी नाम की, इसके हस्बैंड जो है कौन है, एच,
ये कौन हो गए, हस्बैंड हो गए। अब ये हस्बैंड ने क्या किया, किसी दूसरी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, उसको उसके साथ रहने लगा। जब यहाँ पे ऐसी बात अगर आई तो बी को ऐसी ये बात पता चली तो बी ने क्या कर दिया कि हस्बैंड के साथ रहने से इनकार कर दिया। जब यहाँ पे इनकार कर दिया जाता है तो यहाँ पर ये एक न्याय संगत आधार माना गया है कि मेंटेनेंस देने के लिए, और पत्नी चाहे तो उसके साथ रहने से इनकार कर सकती है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है, वो कहता है पत्नी कब भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। यानी कि जो आपकी पत्नी है वो कब भरण पोषण उसको नहीं दिया जाएगा। अगर वो मांगती भी है, आवेदन भी लगाती है, तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। कब तब, जब वह महिला जो मेंटेनेंस का दावा कर रही वो जारता की दशा में रह रही है, यानी एडल्ट्री क्या होता है, ए है और बी। अब पूरा एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ठीक है। ए है हस्बैंड और बी कौन है, वाइफ है। अब यहाँ पर जो बी है, जो उसकी वाइफ है, उसने क्या किया, सी नाम के व्यक्ति के साथ उसका फिजिकल रिलेशन होने लगा, नहीं, ठीक है ना। सेक्सुअल यहाँ पे इंटरकोर्स उनके बीच में होने लगा, साथ में इधर उधर जाने लगे, सब कुछ होने लगा। अब यहाँ पे पता चलता है ए को, ए ने क्या किया, बी को छोड़ दिया या फिर वहाँ पे उसको साथ रखने से इनकार कर दिया। तब यहाँ पे जो मेंटेनेंस अगर बी मांगती है ए से, तो यहाँ पर इनकार किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। न्यायालय क्या कहेगा, अगर आप जारता की दशा में रह रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दूसरा चीज़ कहता है कि पर्याप्त कारण के बिना रहने से इनकार। अगर जो पत्नी जो है वो कोई कारण नहीं है, बिना कारण के ही वो अपने पति से अलग रह रही है और फिर उसके बाद मेंटेनेंस का एक आवेदन लगा देती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अगर उसके पास पर्याप्त कारण है, जैसे हमने अभी बताया कि अगर उसका हस्बैंड किसी अन्य महिला के साथ रहने लगा, ठीक है, या फिर उसकी रखैल को रख लिया है, तो उस टाइम में वो क्या है, एक न्याय संगत आधार माना जाएगा मेंटेनेंस के लिए। लेकिन यदि पर्याप्त कारण पत्नी के पास नहीं है तो फिर वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। उसके बाद आता है पारस्परिक सम्मति से पृथक होना। यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर दोनों एक दूसरे की सहमति से, यानी पारस्परिक सहमति से अलग हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं, मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट बताए गए हैं कि कब पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि अभी आपने देखा कि मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया, मान लीजिए, यानी कि आदेश हो गया कि अब मेंटेनेंस दिया जाएगा। लेकिन जो मेंटेनेंस का आदेश दिया गया था उसको रद्द भी किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। कब किया जा सकता है, यदि मान लीजिए अगर पत्नी के पक्ष में क्या किया गया था, मेंटेनेंस किया गया था कि जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को क्या करेगा, मेंटेनेंस देगा, भरण पोषण देगा। अब जब यहाँ पे भरण पोषण दे रहा है, अचानक से एक दिन पता चलता है कि वो जो उसकी पत्नी जो है वो जारता की दशा में रहने लगी, किसी अन्य के साथ रहने लगी है, या फिर बिना पर्याप्त कारण के रहने से इनकार करती है, या पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं, तो ये फिर यहाँ पे आदेश रद्द किया। यानी कि पहले तो मान लीजिए अलग रह रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि एक साथ रहने लगे। अगर इस सहमति से एक साथ रहने लगे, या फिर मान लीजिए सहमति से क्या हो जाता है कि पृथक हो गए, अलग अलग हो गए, तो फिर यहाँ पर उसका आदेश जो है रद्द किया जा सकता है। ये हो गया आपका धारा 144। अब धारा 145 की बात करते हैं, जो आपकी धारा 126 हुआ करता था। यहाँ पे एक प्रोसीजर बता दिया। प्रोसीजर क्या बताया है कि जो आप आवेदन लगाओगे भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो कहाँ पे लगाओगे, किस जिले में लगाओगे, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कहता है, पहला इसका सबसेक्शन बता देता है कि धारा 144 के अधीन अगर कार्रवाई करनी है, अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर धारा 144 में कार्रवाई करनी है, तो किस जिले में आवेदन लगाएगा, जहाँ पे वह है, जहाँ वह है उसकी पत्नी, वह है का मतलब कौन, उसका हस्बैंड, उसका पति जहाँ पे रहता है उस जिले में क्या किया जा सकता है, धारा 144 का आवेदन लगाया जा सकता है मेंटेनेंस के लिए। या फिर जहाँ पे उसका हस्बैंड रहता है वहाँ भी लगाया जा सकता है, या फिर जहाँ उसकी पत्नी जो है वो निवास करती है वहाँ पर भी लगाया जा सकता है। ये 2 चीज़ होगी। तीसरा कहता है यहाँ पर कि जहाँ उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या अधर्म संतान की माता के साथ निवास किया है, यानी कि लेजिटिमेट चाइल्ड जो है
उसकी माता के साथ अंतिम बार उसने हस्बैंड जो है रहा है, या फिर अंतिम बार जहाँ पे इलेजिटिमेट चाइल्ड के माता के साथ रहा है, निवास किया है, वहाँ पर भी मेंटेनेंस लगाया जा सकता है, उस ज़िले में भी लगाया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ आता है जहाँ उसका पिता या माता निवास करती है। अब मान लीजिए माता पिता क्या कर रहे हैं, भरण पोषण का आवेदन कर रहे हैं, तो कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे माता पिता निवास करते हैं वहाँ पे क्या किया सकता है, मेंटेनेंस का आवेदन लगाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे सब सेक्शन क्या कहता है, यहाँ पे एक कंडीशन और है कि एक पक्षी आदेश के बारे में भी। तो इसमें पहली चीज यहाँ पे कहता है कि कार्यवाही में सभी साक्ष्य, अब जब एविडेंस लिया जाएगा तो किस व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जाएगा जिसके अगेंस्ट में, जिसके विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, भरण पोषण का दावा कर रहे हो, जिससे आप चाहते हैं कि वो भरण पोषण दे आपको, तो वो उसके समक्ष क्या किया जाएगा, सभी साक्ष्य लिए जाएंगे। अब यहाँ पे कहता है कि अगर मान लीजिए न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने उस व्यक्ति को, यानी जिसके खिलाफ आपने भरण पोषण का आवेदन किया है, वो मान लीजिए उसको हाजिरी से अविमुक्ति दे दिया है कि अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा वकील भी आ जाता है, तुम्हारा अधिवक्ता भी आ जाता है, उसके समक्ष भी अभिलिखित किया जा सकता है, तो फिर यहाँ पे उसका अधिवक्ता ही केवल आ सकता है। अब मान लीजिए जो हस्बैंड है, मान लीजिए बाहर रहता है, विदेश में रहता है, वो इतने जल्दी आ नहीं सकता, तो वहाँ पे व्यक्तिगत हाजिरी से अविमुक्ति दी जा सकती है, ये चीज़ होगी। परंतु यदि वह न्यायालय में हाजिर होने से जानबूझ कर उपेक्षा, अब मान लीजिए वाइफ ने क्या किया, ये आवेदन लगाया, कौन सा, धारा 144 का। अब धारा 144 के जैसे ही आवेदन लगाया, उसके बाद समन उमन गया होगा, तो उसके बाद जब समन किया तो उसका हस्बैंड जो है हो सकता है लेने से इनकार कर रहा हो या जानबूझकर उपेक्षा कर रहा हो कि न्यायालय में हाजिर होने के लिए। तो अगर ऐसा करता है तो फिर जो वाइफ के पक्ष में एक पक्षी आदेश किया जा सकता है कि हस्बैंड से क्या किया जाए, मेंटेनेंस मांगा जाए और उससे वसूली किया जाए, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद आता है धारा 146। धारा 146 क्या बात करती है, भत्ते में परिवर्तन। किसके भत्ते में परिवर्तन, किसी की परिस्थितियों में तब्दीली हो जाए, जिस किसी के द्वारा मेंटेनेंस दिया जा रहा है, ये चाहे हस्बैंड के द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को दिया जा रहा हो, अगर उनकी परिस्थितियों में तब्दीली आती है, अगर हो सकता है उनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाए, सैलरी है कम हो जाए, उसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, उसके ऊपर कुछ और जिम्मेदारी आ जाती है, तो फिर यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जो मेंटेनेंस का आदेश किया गया था, अगर मान लीजिए कहा गया था 5,000 रुपये देने का, तो हो सकता है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है, उसको कम भी किया जा 5,000 से 4,000 भी किया जा सकता है, 3,000 भी, यानी जो भी परिस्थितियाँ वहाँ पे दिखेंगी न्यायालय को, उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा काम किया जाएगा, तब्दीली की जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब मजिस्ट्रेट जो है कब धारा 144 को आदेश को रद्द कर सकता है, यानी कि धारा 144 जो आदेश किया गया भरण पोषण का, वो कब रद्द कर सकता है, तो ये तब रद्द कर सकता है जब मान लीजिए जिस महिला को मेंटेनेंस दिया जा रहा है वह महिला पुनर्विवाह कर लेती है, यानी किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है। दूसरा कहता है आदेश की पूर्व पश्चात पूरी धनराशि, यानी एक मुश्त राशि, कितनी, एक मुश्त राशि एक साथ पूरी राशि प्राप्त कर ली। अब ये ऐसी राशि चाहे आदेश के पहले महिला ने प्राप्त की हो, चाहे आदेश के बाद प्राप्त की हो, अगर ये साबित हो जाता है कि उसने राशि पूरी प्राप्त कर ली है, तो फिर आदेश को रद्द किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है महिला ने विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया और उस इच्छा से अभ्यर्पण। अब यहाँ पे उस महिला ने क्या कर लिया, जिस अपने हस्बैंड से जब मेंटेनेंस मांग रही थी, उसी बीच उसने डाइवोर्स का मामला फाइल किया और उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। अब जब महिला ने क्या किया, स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया कि मुझे मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, अगर स्वयं से ऐसी कह देती है तो फिर यहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश रद्द किया जा सकता है। ये हो गया आपका सेक्शन 147 एंड 127 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब बात आती है लास्ट सेक्शन की इस चैप्टर की, तो ये कहता है कि धारा 147 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। अब जब भरण पोषण का आदेश किया गया है तो उसका प्रवर्तन किस तरीके से किया जाएगा, तो पहली चीज़ तो कहता है कि जिसके पक्ष में आदेश किया गया है उसको एक निःशुल्क कॉपी दी जाएगी उस आदेश की, जैसे वाइफ के फेवर में हुआ या माता के फेवर में हुआ, पिता के फेवर में हुआ, जिसके भी फेवर में हुआ, या फिर बच्चों के मान लीजिए उनके पक्ष में हुआ, तो उनको क्या किया जाएगा, एक प्रति आदेश की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी।
और उस आदेश का प्रवर्तन ऐसे स्थान पर जहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था वहां पे किया जा सकता है। यानी कि जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया था, पक्ष में जिसको किया गया था उसको तो एक निःशुल्क प्रति दी जाएगी आदेश की, लेकिन जिसके अगेंस्ट में किया गया था, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था, और वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या किया जा सकता है, उस आदेश का प्रवर्तन कराया जा सकता है। ये हो गया आपका सेक्शन 147। आई होप आपको मेंटेनेंस का पूरा प्रावधान आपको समझ में आया होगा। ये है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा चैप्टर 11 होने वाला है। उसमें काफ़ी भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कल।